प्यारे बच्चों और मित्रों, पीजीटी टीचर का झारखंड में बहाली का फॉर्म भराने लगा है। बहुत सारे मित्र लोग इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू करने के लिए कह रहे थे और साथ ही इधर नवंबर में टर्म 1 इंटर का भी परीक्षा है। तो दोनों को कंबाइंड करके मैंने ये नोट्स तैयार किया है जो दोनों के लिए उपयोगी है। आप लोग ध्यान से देखिए, कॉपी में नोट करते जाइए और किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे साइट पे भी जाके नोट्स को देख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग। तो इसमें है किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। मतलब जो वस्तु मेरी संतुष्टि को संतुष्ट करेगा, मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपयोगिता। जैसे रोटी से मेरा क्या होगा, भूख शांत हो रहा है तो हमको रोटी से क्या मिल रहा है, उपयोगिता मिल रहा है। तो वही वह किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। कुल उपयोगिता एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का जोड़ है। मतलब एक रोटी खाएं तो कितना उपयोगिता मिला, दो रोटी खाने से जो उपयोगिता मिलेगा, तीसरा रोटी खाने से जो उपयोगिता, तीनों रोटी का हम जोड़ देंगे उपयोगिता को तो वो कुल उपयोगिता होगा। कुल उपयोगिता को हम लोग टीयू के रूप में सूचित करते हैं। टी इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एमयू। मतलब कुल उपयोगिता क्या होता है, तो सीमांत उपयोगिता का जोड़ होता है। सीमांत उपयोगिता तो वस्तु की एक अधिक इकाई के प्रयोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता है। तो इसका फॉर्मूला होगा एम यू nth बराबर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। मतलब कि पहला रोटी खाएं तो हमको 10 उपयोगिता मिला, दूसरा रोटी खाएं तो हमको 12 उपयोगिता मिला। तो इसका सीमांत उपयोगिता कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला है एम यू बराबर टी यू माइनस टी यू एन माइनस 1। तो इसमें हम फॉर्मूला बैठाएंगे, टी यू एन क्या कहलाएगा मेरा 12 और टी यू एन माइनस 1 क्या कहलाएगा, इसका एक पहले वाला जो हम उपभोग किए हैं वस्तु। तो 10, तो 12 में 10 को घटा देंगे तो सीमांत मेरा लिख लेगा 2। तो इस तरह हम लोग सीमांत उपयोगिता को निकालेंगे। फिर ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम व्यक्त करता है कि किसी वस्तु की मानक इकाइयों के निरंतर अधिकाधिक प्रयोग करने से उपभोक्ता के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। कहने मतलब है कि कोई वस्तु का हम लगातार उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी, मेरे लिए घटने लगेगी। जैसे भूख लगा हुआ है तो हम रोटी खाएंगे तो पहला रोटी हमको अच्छा लगेगा, दूसरा रोटी खाएंगे, तीसरा खाएंगे, फिर मेरा पेट भर जाएगा, उसके बाद हम रोटी नहीं खाएंगे, हमको रोटी खाने की इच्छा नहीं होगा। और ज़बरदस्ती अगर कोई अपना कसम क्रिया दे के खिला देता है तो उससे हमको फिर उपयोगिता नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, अनुपयोगिता मिलेगी। तो एक ही समय में लगातार एक ही वस्तु का उपभोग करने से क्या होता है, उससे मिलने वाली उपयोगिता होती है वो घटने लगती है, घटते जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। अगला पॉइंट है उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर अपनी दी हुई आय व्यय करके उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। कहने मतलब है उपभोक्ता संतुलन कहाँ होता है, तो उपभोक्ता का जो आय है उस आय को वो वस्तु पर खर्च करता है और जहाँ पर उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है वहाँ पर उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन में होता है। हिग्स के अनुसार उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा, तो जहाँ पर बजट रेखा को उदासीन वक्र स्पर्श करते हुए जाता है, जहाँ स्पर्श करता है वही संतुलन बिंदु होता है। फिर है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता संतुष्टि का वह 1 रुपये का बराबरी मूल्य है जो उपभोक्ता प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। अगला पॉइंट है एक वस्तु, मान लो वस्तु x की स्थिति में संतुलन तब होता है जब, तो एक वस्तु मतलब x वस्तु में संतुलन का फॉर्मूला हो जाएगा एम यू एक्स बट्टा पी एक्स बराबर एम यू एम। यहाँ एम यू जो हो गया वो वस्तु की सीमांत उपयोगिता हो गया और पी एक्स जो हो गया वस्तु का मूल्य हो गया। दो वस्तुओं मान लो x और
की स्थिति में संतुलन तब होगा, मतलब x और यहाँ पर y छूट गया है, यहाँ पर y लिखा है, x और y की स्थिति में संतुलन तब होगा जब ये फॉर्मूला बनेगा, मतलब mu(x) बट्टा px बराबर mu(y) बट्टा py बराबर mu। मतलब दोनों वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होगी, बराबर होगी, तो उपभोक्ता संतुलन में होगा। अगला है वस्तु की n संख्या की स्थिति में संतुलन तब होता है जब, तो mu1 बट्टा p1 बराबर mu2 बट्टा p2 3 4 n तक जाएगा बराबर, यहाँ पर बराबर छूट गया तो यहाँ पर बराबर होगा mu(m). अगला पॉइंट है मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर एक कीमत विशेष पर खरीदने को तैयार है। मतलब एक निश्चित समय पर दिए हुए कीमत पर जो उपभोक्ता सामान को खरीदता है वो मांग कहलाता है। मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिसे उपभोक्ता निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार है। मांग फलन क्या है, तो किसी वस्तु के लिए मांग या प्रभाव तथा इसके विभिन्न निर्धारक तत्वों कारकों के बीच कार्यात्मक संबंध या कारण या प्रभाव संबंध को व्यक्त करता है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब मांग क्या हो गया कि एक निश्चित समय में जो हम वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होते हैं वो मांग है, और मांग फलन क्या हो गया, तो मांग मुख्य रूप से जिस पर निर्भर करता है, जिस कारकों पर निर्भर करता है कि कौन कारण से हम मांग कर रहे हैं, तो वो कारक और मांग के बीच जो संबंध होता है उसको हम लोग मांग फलन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है dx बराबर फंक्शन ऑफ px p1 pn y i n, और यहाँ सब का मतलब है क्या क्या है, तो dx क्या है, तो x वस्तु की मांग है, px जो है x वस्तु कीमत है, p1 डॉट डॉट pn तक जो है संबंधित वस्तुएं की कीमत है, y है उपभोक्ता की आय, t उपभोक्ता की रुचियाँ, e है सो उपभोक्ता की आशंकाएं, t उपभोक्ता की रुचि और e उपभोक्ता की आशंकाएं है। मांग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग का नियम क्या है, तो मांग का नियम को हम अपना भाषा में समझा देते हैं। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग क्या होता है, घटता है, और जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं मांग का नियम। तो यहाँ पर है मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा इसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मतलब जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग क्या होता है, घट जाता है, और जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ता है। जैसे मूल्य है OP, मांग कितना कर रहे हैं, OQ, मूल्य घट गया OP से घटकर हो गया OP1, तो मांग मात्रा बढ़कर OQ से हो जाएगा OQ1, यहाँ तक बढ़ जाएगा, तो मूल्य घटने से मांग बढ़ा। और अगर हम लोग ऊपर करते OP1 से मूल्य को बढ़ाकर OP करते हैं तो मात्रा OQ1 से घटकर OQ हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए मांग और मूल्य के बीच क्या है, तो विपरीत संबंध है, और इसी विपरीत संबंध के कारण जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। ज्यामितीय दृष्टि से इसे नीचे की ओर गिरती हुई मांग वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान दें कि मांग के नियम की व्याख्या करते समय आपने देखा कि आप एक ही मांग पर आगे पीछे सरक रहे हैं। तब आप या तो मांग के विस्तार घटने की कीमत के कारण अथवा मांग में संकुचन कीमत के बढ़ने के कारण को व्यक्त कर रहे थे, परंतु मांग में वृद्धि अथवा मांग में कमी अर्थात मांग वक्र में खिसकाव मांग के नियम द्वारा प्रकट नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ कह रहा है कि मांग वक्र में, मांग के नियम में हम लोग एक ही रेखा पर आगे पीछे खसकते रहते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग कहते हैं मांग में विस्तार या मांग में संकुचन। लेकिन यदि मांग वक्र ही मेरा बदल जाए, जैसे मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाए, मतलब मांग वक्र ये है आपका मांग वक्र AB है आपका मांग वक्र, जो बदल कर हो गया CD, ऊपर की ओर दाहिनी ओर खिसक गया, तो इसका मतलब है कि मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और अगर आपकी बाईं ओर अगर वो वक्र खिसकता है तो जब भी बायां ओर खिसकेगा तो वो मांग में कमी होगी। दाईं ओर खिसकने से वृद्धि और बाईं ओर खिसकने से कमी होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ है कि मांग में विस्तार और मांग में संकुचन एक चीज़ हुआ जो कीमत के कारण होता है। मतलब कीमत अगर बढ़ गया तो मांग कम हो जाएगा, कीमत बढ़ने के कारण मांग कम हो रहा है तो उसको हम लोग मांग में संकुचन करेंगे।
और कीमत घट गया तो मांग बढ़ गया तो उसको हम लोग मांग में विस्तार कहेंगे। लेकिन कोई अन्य कारण से जैसे उपभोक्ता का आय बढ़ गया अचानक से, तो वो मांग को अगर बढ़ा रहा है तो वो मांग में वृद्धि कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो मांग रेखा है, ये मांग रेखा है, वो दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाएगी, वो दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाएगी, इसको हम लोग मांग में वृद्धि कहेंगे। और अगर मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करती है, बाईं ओर खिसक जाती है, तो इसको हम लोग मांग में कमी कहते हैं। कहने मतलब है मूल्य के अतिरिक्त कोई और कारण से अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो वक्र दाईं ओर खिसक जाएगी, और कमी हो रही है तो बाईं ओर खिसक जाएगी। व्यक्तिगत मांग अनुसूची तो से अभिप्राय उस तालिका से है जो किसी निश्चित समय पर एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु के विभिन्न कीमतों पर उसकी मांग की मात्रा को दर्शाती है। मतलब एक आदमी एक दिए हुए कीमत पर जितनी वस्तु की मात्रा खरीदता है, उसका अगर हम लोग एक अनुसूची बनाएंगे तो वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाएगा। उसी तरह बाजार मांग अनुसूची क्या है, तो विभिन्न व्यक्तिगत मांग अनुसूची को जोड़ देने से बाजार मांग अनुसूची प्राप्त होती है। मांग वक्र तो मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान अथवा मांग के नियम के लागू होने के कई कारण हैं। मांग का रेखा क्या होती है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। इसके दाहिनी ओर गिरने के क्या क्या कारण हैं, तो पहला है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता नियम का मतलब है कि कोई भी वस्तु का अगर हम लगातार उपभोग एक ही समय में करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः मेरे लिए घटने लगती है, तो इसी पर मांग का नियम भी काम करता है। दूसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव के कारण भी क्या होता है, मांग वक्र प्रभावित होता है और नीचे की ओर घिसकता है, मतलब नीचे दाहिनी ओर आता है। फिर है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव, नए उपभोक्ता, विभिन्न उपयोग, ये सारे मांग वक्र में परिवर्तन लाने के कारण। अगला है मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम का अपवाद मतलब होता है कि मांग का जो नियम है कि मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाता है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी मूल्य बढ़ने पर वस्तु का मांग भी बढ़ने लगेगा और मूल्य घटने से उसका मांग भी घट जाएगा, तो इसको हम लोग मांग का अपवाद कहते हैं। ये कब होता है, तो ये मांग का अपवाद होता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में। इस पर मांग का नियम नहीं काम करता। मतलब जो समाज में हम लोग को प्रतिष्ठा दिलाने वाली वस्तु है, जैसे हम हीरा का अंगूठी पहन रहे हैं तो इसको समाज में दिखाते कि देखो मेरे पास हीरा है, तो ये सब वस्तु, हीरा का दाम तो ज़्यादा है, तो वैसा में उसमें क्या होता है, मांग का नियम नहीं काम करता है। फिर उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी, और गिफिन वस्तु मतलब घटिया वस्तु में भी मांग का नियम काम नहीं करता है। फिर है मांग वक्र में संचलन। तो जब केवल किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं द्वारा प्रकट किया जाता है। अभी जस्ट समझाए थे मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। कीमत में परिवर्तन के कारण अगर मांग ज़्यादा हो रहा है, कीमत अगर घट गया तो मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग मांग में वृद्धि कहेंगे, मांग में विस्तार कहेंगे। और यदि कीमत घट गया और मांग बढ़ गया तो उसको लोग मांग में विस्तार कहेंगे, और इसका जस्ट उल्टा मांग में संकुचन हो जाएगा। मतलब मूल्य बढ़ने से मांग घट गया है तो उसको लोग मांग में संकुचन कहेंगे। और इसी के विपरीत है कि यदि कोई अन्य कारण से अगर मांग में वृद्धि हो रही है तो उसको लोग मांग में वृद्धि ही कहेंगे। फिर मांग वक्र में खिसकाव से अभिप्राय मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र को ऊपर या नीचे सरक जाती। इस प्रकार का परिवर्तन तब आता है जब कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्वों जैसे आय, फैशन आदि में परिवर्तन होने से मांग कम या अधिक हो जाती है। मतलब मांग वक्र ऐसे है, ये इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा, मतलब मांग वक्र ही आपका बदल रहा है, तो वो हम लोग मांग वक्र में खिसकाव कहते हैं। तो ऐसा कब होता है, तो आय, फैशन आदि में परिवर्तन होने से मांग कम या अधिक होती है। जब समान कीमत पर अधिक मांग की जाती है तब मांग वक्र का ऊपर की ओर खिसकाव होता है। मतलब एक दिए हुए कीमत पर अगर हम लोग उसका अधिक मांग कर रहे हैं तो मांग वक्र अपनी दाईं ओर खिसक जाएगा। दाईं ओर मतलब ये वक्र इधर खिसक जाएगा, इसको मांग में वृद्धि करना कहते हैं। और बाईं ओर खिसकेगा तो उसको हम लोग मांग में कमी कहेंगे। जब मांग वक्र ऊपर की ओर सरकाव होता है तब समान कीमत पर मांग कम की जाती है। जब मांग वक्र में पीछे की ओर सरकाव होता है तो मांग वक्र ऊपर की ओर सरकाव मांग में वृद्धि की स्थिति है। मांग वक्र का पीछे की ओर सरकाव मांग में कमी की स्थिति है।
मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि कौन कौन कारण से होती है? तो इसके पीछे कारण है उपभोक्ता की आय में वृद्धि। मतलब आय अगर बढ़ जाएगा उपभोक्ता का तो वो मांग को बढ़ा देगा। अब यहाँ मूल्य के कारण मांग नहीं बढ़ रहा है, मांग बढ़ रहा है उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण, तो ये मांग में वृद्धि कहलाएगा। दूसरा कारण है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण। प्रतिस्थापन वस्तु हो गया जैसे लाइफ बॉय साबुन और ब्रीज साबुन। लाइफ बॉय साबुन से हम नहा रहे हैं खरीद के, अब उसका दाम अचानक से बढ़ गया तो हम लोग उसको छोड़ के ब्रीज साबुन का यूज करने लगेंगे, तो उसका मांग बढ़ जाएगा। तो वो मांग में, ब्रीज साबुन का मांग में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। पूरक वस्तु की कीमत में कमी के कारण। पूरक वस्तु कीमत मतलब है गाड़ी और पेट्रोल, क्या है? पूरक वस्तु है। तो अगर पेट्रोल का दाम कम होगा तो गाड़ी का मांग बढ़ जाएगा। वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में वृद्धि। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, कीमत बढ़ने की संभावना, भविष्य में उपभोक्ता की आय के बढ़ने की संभावना, ये सब कारण से मांग में वृद्धि होता है। अब इसी का जस्ट उल्टा है मांग में कमी। तो इसके निम्नलिखित कारण है, तो जो पॉइंट है इसी का उल्टा है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, तो इसका हो जाएगा उपभोक्ता की आय में कमी के कारण मांग घट जाता है। फिर प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में कमी के कारण, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, कीमत कम होने की संभावना और भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना के कारण। सामान्य वस्तु, तो ऐसी वस्तुएं जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है उसको हम लोग सामान्य वस्तु कहते हैं। निम्न कोटि वस्तुएं, तो ऐसी वस्तुएं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिफिन वस्तुएं, ऐसी निम्न कोटि की वस्तुएं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। पूरक वस्तुएं, वे वस्तुएं हैं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती है, जैसे पेन और स्याही। अन्य शब्दों में पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्व वस्तु की मांग कम हो जाएगी तथा कीमत कम होने पर पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। स्थानापन्न वस्तुएं, तो स्थानापन्न वस्तु मतलब होता है एक वस्तु की जगह दूसरा वस्तु का प्रयोग। वे संबंधित वस्तुएं जो एक दूसरे के लिए प्रयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए पेप्सी कोला और कोको कोला। स्थानापन्न वस्तुओं में से एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु कीमत में धनात्मक संबंध होता है, अर्थात एक वस्तु कीमत बढ़ने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग कम हो जाती है। संबंधित वस्तुएं, तो जब संबंधित वस्तु होती है तब एक वस्तु मान लो x की कीमत दूसरी वस्तु मान लो y की मांग को प्रभावित करती है, अथवा b एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि में या कमी लाती है। संबंधित वस्तु निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे स्थानापन्न वस्तुएं तथा पूरक वस्तुएं। उदाहरण के लिए कार और पेट्रोल संबंधित तथा पूरक वस्तुएं हैं, मतलब एक के बिना दूसरा का काम नहीं चल सकता। और स्थानापन्न या प्रतिस्थापक वस्तु हो गया चाय और कॉफ़ी। तो बच्चों अगला टॉपिक है मांग की लोच के बारे में। तो हम लोग आज उपभोक्ता व्यवहार के बारे में देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मांग के नियम पर चलेंगे, मांग का लोच के बारे में जानेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।